एवरीवन, वेलकम टू द यूपीएससी मेंटर। आज हम फिर से वापस आ चुके हैं अपने यूपीएससी प्रीलिम्स पॉलिटी के क्रैश कोर्स के साथ। ये क्रैश कोर्स आप सभी को हेल्प करेगा 2025 प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए। अभी तक हमने अपने प्रीलिम्स के पॉलिटी के क्रैश कोर्स में चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6 कवर कर लिया है। आज हम आ चुके हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऊपर, जहाँ पे अब हम आपको पूरा बताएंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस तरीके से आई और ये आपको पेपर में किस तरीके से इसके ऊपर सवाल किए जा सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले से बताया हुआ है, यहाँ पे हम ट्राई करेंगे इन वीडियोस के थ्रू कि हम शॉर्ट वीडियोस में आपका पूरा चैप्टर्स कवर कर दें। ये हम कैसे करेंगे कि हम यहाँ पे वही इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे जो आपकी प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। लक्ष्मीकांत में ऐसी भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन दी गई होती है जो आपके लिए मेन्स में हेल्पफुल होती है, या फिर जो मेन्स प्लस प्रीलिम्स दोनों में हेल्पफुल होती है। हमने ये फर्स्ट वीडियो में ही आपको बताया था कि हम यहाँ पे ऐसी इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे जो बस आपके प्रीलिम्स के लिए काम में हो, क्योंकि ये जो है आपका प्रीलिम्स के लिए क्रैश कोर्स है। ये जो एक हाई आउटपुट एंड लो इनपुट वीडियो है कि आपको कम पढ़ाई में आप जो है ऐसे टॉपिक्स को पढ़ाया जाए जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा आए हैं। जैसे कि कल हमने डीपीएसपी कवर किए थे, मैंने आपको बताया था कि किन किन आर्टिकल से किस तरीके से पेपर में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उसी तरीके से आज मैं आपको बताऊंगी कि फंडामेंटल ड्यूटीज से किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अब इसको शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। ये मैंने आपको सेलिएंट फीचर्स वाले चैप्टर में भी बताया था, आप जाके उस वीडियो को भी रिवाइज कर सकते हैं। ये हम जो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लेकर आए थे, जब इमरजेंसी का टाइम चल रहा था 1973 से 75 के बीच में। उस टाइम पे हमने यहाँ पे 51A आर्टिकल में इसको प्रेजेंट किया गया है। 51A क्यों? आर्टिकल 51 है एंड ए उसके आगे, इसलिए ये अमेंडमेंट को शो करता है कि आर्टिकल 51 में अमेंडमेंट हुआ, उसके थ्रू इसमें फंडामेंटल राइट्स डाले गए हैं। 51 तक हमने कल पढ़ा था, यहाँ पे डीपीएसपी थे और 51A में सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को यहाँ पे डाला गया है। सॉरी, मैंने कुछ आगे पीछे लाइंस में फंडामेंटल राइट्स बोल दिया, यहाँ पे मैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ बोलना चाह रही हूँ। यहाँ पे स्वर्ण सिंह कमेटी को बनाया गया था। स्वर्ण सिंह कमेटी ने डिटेल में बताया था कि कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है हमें बतानी चाहिए। अब बताइए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की ज़रूरत पड़ी क्यों? सबसे पहले बात तो ये आती है, यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि देखिए, अभी तक राइट्स की तो बात हो रही थी कि सिटीजन्स के ये राइट्स हैं, XYZ स्टेट को ये करना चाहिए, बट सिटीजन्स क्या कर रहे हैं स्टेट के लिए, इसकी भी तो एक ज़रूरत है ना कि सिटीजन स्टेट को रिटर्न में क्या दे रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ पे कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताई गई। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ, डीपीएसपी की तरह ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी नॉन एनफोर्सेबल है। मतलब अगर कोई भी सिटीजन इसको वायलेट कर रहा है तो इसके लिए डायरेक्टली कोई प्रोविज़न नहीं है कि आपके अगेंस्ट कोई केस किया जा सके, कि आपको सुप्रीम कोर्ट में घसीटा जा सके या हाई कोर्ट में। तो बट फिर भी ये एक मॉरल गाइडलाइंस है सिटीजन्स के लिए कि आप इन सबको फॉलो करिए एक अच्छे नागरिक के तौर पर। जैसे कि सबसे पहले आ जाता है to abide by the constitution and respect its ideals, institutions, national flag and national anthem। आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अबाइड करना है। कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी बातें बोली गई हैं कि देखिए, आप वुमेन के रिस्पेक्ट करिए, आप शेड्यूल राइट्स के लिए काम करिए, आप सबको इक्वालिटी दीजिए, आप रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की रिस्पेक्ट करिए। आपको इस तरीके से जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन में बातें करी गई हैं आपको उनको अबाइड करना है, आपकी उसको आइडियल्स और इंस्टीट्यूशंस को रिस्पेक्ट करना है। नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, देखिए आपको ना इस तरीके के वर्ड्स को बहुत स्पेसिफिकली नोट करना है। यहाँ पे जो स्पेसिफिकली लिखा गया है ना, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम लिखा गया है। हो सकता है एमसीक्यूज में वहाँ पे आपसे पूछ लें, क्या रिस्पेक्टिंग द नेशनल सॉन्ग इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज गिवन इन आर्टिकल 51A। अब देखिए, नेशनल सॉन्ग की कहीं पे बात नहीं करी गई है, इस तरीके से यूपीएससी आपको फंसा सकता है। वहाँ पे यहाँ पे बात की जा रही है नेशनल फ्लैग की और नेशनल एंथम की, तो आपको ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखना है। इसलिए आप एक एक वर्ड इसका जो है बहुत ध्यान से पढ़िए कि किन चीज़ों की बात की जा रही है। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज़ दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। जैसे कि नोबल आइडियाज़ क्या थे जिन्होंने हमारी फ्रीडम को इंस्पायर किया था? नॉन वायलेंस था, ट्रुथ आ जाता है, सर्वोदय आ जाता है गांधी जी का कि सबका भला हो,
इस तरीके की चीज़ों को हमने यहाँ पे अपने नेशनल स्ट्रगल के टाइम पे प्रमोट किया था। तो हमें इन आइडियल्स को आज भी याद रखना चाहिए। हम सबको सच बोलना है, हमें नॉन वायलेंस को प्रमोट करना है, हमें सबका भला करना है। यहाँ पे जो था गांधी जी बहुत मैनुअल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करते थे, मैनुअल वर्क को प्रमोट करते थे। उसी के बेसिस पे हम कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को आज की डेट में प्रमोट करते हैं आर्टिकल 40 के अंडर, जो हमने कल DPSPs में पढ़ा था। तो ये बात करी गई है। थर्ड पॉइंट आ जाता है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। देखिए जो तीनों वर्ड्स है ना, ये आपको याद होगा, हमने जो है इसको प्रियम्बल में भी तीनों वर्ड्स पढ़े थे कि हमें अपहोल्ड प्रोटेक्ट करना है सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। मैंने आपको सोवरेनिटी वर्ड का मतलब बताया था कि कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। देखिए जैसे गवर्नमेंट जो है काफ़ी सारे NGOs को आज की डेट में बैन कर रही है। वो क्यों बैन कर रही है? क्योंकि उनकी फॉरेन फंडिंग्स होती है, और वो फॉरेन फंडिंग्स कुछ इस तरीके से होती है ताकि वो हमारी सोवरेनिटी को हैम्पर कर पाए। तो इसलिए ताकि कोई हमारी सोवरेनिटी को हैम्पर ना कर पाए, इसलिए गवर्नमेंट इन NGOs को बैन करती है जो फॉरेन मोटिव्स के लिए काम करते हैं। हमें अपनी यूनिटी और इंटेग्रिटी को प्रमोट करना है। हम इंटेग्रिटी कैसे प्रमोट करेंगे कि कम्युनलिज्म ना हो, रीजनलिज्म की भावना ना हो लोगों के अंदर, यूनिटी हो लोगों के अंदर, लैंग्वेज, रिलीजन, रेस, कास्ट, सबके बेसिस पे हम डिवाइडेड ना हो। हमको इस सब का ध्यान रखना होगा। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन, कि हमें अपनी कंट्री को सपोर्ट करना होगा, डिफेंड करना होगा, और नेशनल सर्विस के लिए भी तैयार रहना होगा। जैसे कि गवर्नमेंट अग्निपथ स्कीम लेकर आई, जहाँ पे यूथ को जो है नेशनल सर्विस देने का मौका मिल रहा है। तो हमें ऐसी चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए। टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, जो फ्रेटर्निटी में हमने वर्ड में पढ़ा था, अमंग्स ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसजेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटी, एंड टू रेनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू डिग्निटी ऑफ वीमेन। देखिए यहाँ पे डिग्निटी ऑफ वीमेन की भी बात की जा रही है। इसको जो है ना आप डायरेक्टली अपने एथिक्स के बहुत सारे केस स्टडीज़ में लिख सकते हैं, जहाँ पे विमेन के ऊपर कहीं पे डोमेस्टिक वायलेंस की बात करी जा रही है, जहाँ पे कहीं पे पॉस्को एक्ट के वायलेट होने की बात करी जा रही है, पॉश एक्ट के वायलेट होने की बात करी जा रही है। आप ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 51A में बात करी गई है कि हमें विमेन की डिग्निटी को प्रमोट करना है, हमें ब्रदरहुड प्रमोट करना है, कि इंडिया में सब लोगों में भाईचारे की भावना हो। फिर आ जाते टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर, कि हमें अपने रिच हेरिटेज को प्रमोट करना है। रिच हेरिटेज जैसे इंडिया में कितनी सारी बॉडीज़ बनी है, जैसे कि स्पिक में के आ जाता है जो हमारी कल्चर को प्रमोट करता है, या फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आ जाता है जो इन सब हिस्टोरिकल साइट्स को जाके रेनोवेट करता है, उनमें प्रिजर्वेशन का काम करता है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर आ जाता है। ये सभी चीज़ें जो है हमारे रिच हेरिटेज को प्रमोट करने के लिए बनाई गई है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, कि हमें अपने इन्वायरमेंट को बचाना है। पीछे हमने आर्टिकल 48A में भी पढ़ा था कल जब हम DPSPs पढ़ रहे थे। इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, ये सब इन्वायरमेंट के अंडर आ जाता है। एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, हमें उनके लिए कंपैशन रखना होगा, हमें इस तरीके की बातों को ध्यान में रखना होगा। फिर आ जाते हैं टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, जैसे कि गवर्नमेंट जो है स्टेम कोर्सेज के ऊपर बहुत ध्यान दे रही है। ह्यूमैनिज्म, हमें ह्यूमैनिज्म को प्रमोट करना होगा कि ह्यूमैनिटी की भावना हो। एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, ये आपके साइंटिफिक टेम्पर में ही आ जाएगा कि आपके मन में हर चीज़ के लिए सवाल उठना चाहिए कि ऐसे क्यों हो रहा है। रेशनलिज्म की जो भावना होती है जिसको राजा राम मोहन रॉय ने बहुत प्रमोट किया था, कि इंक्वायरी की स्पिरिट होनी चाहिए। ये नहीं कि जो चीज़ बोल दी गई, सुपरस्टिशंस पे हम बिलीव कर रहे हैं या हम अंधा विश्वास कर रहे हैं किसी भी बात में, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंक्वायरी की भावना हो, साइंटिफिक टेम्पर की भावना हो। तभी देखिए इसरो में जो है अब हमने चंद्रयान 3 तक लॉन्च कर दिया, क्योंकि हमारी कंट्री में साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ावा दिया जा रहा है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस, कि हमें वायलेंस को रोकना है, पब्लिक प्रॉपर्टी को लोग हार्म ना करें। जैसे लोग होते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी में जाते हैं, वहाँ पे दीवारों पे कुछ कुछ लिखाते हैं या तोड़फोड़ मचाते हैं, क्योंकि वो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। हमें ये भावना नहीं रखनी है एज सिटीजन, हमें ये समझ के चलना है कि हमारी प्रॉपर्टी है, हमें इसे बचा के रखना है। To strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that nation constantly rises to a higher level of endeavor, कि हमें एक्सेलेंस की तरफ जाना है ताकि नेशन राइज करे। देखिए जैसे कि इंडिया में अब ऐसे शोज़ चल रहे हैं जैसे कि शार्क टैंक इंडिया, जहाँ पे हमें दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से इंडिविजुअल जो है अच्छा काम कर सकता है। एक सेकेंड,
हाँ, जब हर एक इंडिविजुअल यहाँ पे एक्सेल कर रहा है, प्रॉस्पर कर रहा है, तो उससे जो है इंडिया की भी जीडीपी में हेल्प होगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, सभी लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो हम सभी को अच्छे काम की तरफ लगना चाहिए। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14। देखिए ये हम सभी की ड्यूटी एज सिटीजन्स कि जिसके भी बच्चे हों 6 से 14 ईयर्स के बीच में, उनको जो है हमें एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। हमने DPSPs में पढ़ा था कि 0 से 6 ईयर्स के बीच में जो एजुकेशन प्रोवाइड करने का जिम्मा है वो स्टेट को लेना चाहिए, और 6 से 14 के बीच में जो पेरेंट्स हैं उनको लेना चाहिए। ये जो था ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू इसको ऐड किया गया था हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर। देखिए ऑल द फंडामेंटल ड्यूटीज़ कोई भी नहीं थी, बट इनिशियली जब स्वर्ण सिंह कमेटी ने 1973 से 75 के बीच में, ये स्वर्ण सिंह कमेटी ने ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रिकमेंड किया था, उस टाइम पे एजुकेशन वाले ड्यूटी की बात नहीं करी गई थी। ये बाद में ऐड किया गया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो देखिए इसी के साथ हमने अपना ये वाला चैप्टर भी पूरा कर लिया है। पूरी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को मैंने आपको डिटेल में बता दी है। अगर आप लक्ष्मीकांत को देखेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारी और भी चीज़ें मिलेंगी कि जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ को कंपेयर किया जा रहा है, DPSPs और ड्यूटीज़ को कंपेयर किया जा रहा है। वो सब चीज़ें जो है आपकी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मेनली मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं उनको इस चैप्टर में नहीं लेकर आई हूँ, क्योंकि ये प्रीलिम्स का स्पेसिफिक क्रैश कोर्स है, ताकि आप सभी का बहुत जल्दी जल्दी प्रीलिम्स का सिलेबस पूरा हो जाए और आप इन छोटी छोटी वीडियोज़ को 2x की स्पीड पे जल्दी देखकर आप मैक्सिमम रिविजन कर पाए, मैक्सिमम टाइम्स रिविजन कर पाए। तो ठीक है गाइज, अब हम आपसे कल मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जहाँ पे हम पढ़ेंगे अमेंडमेंट वाला चैप्टर। तो अब हम आपसे कल मिलते हैं, तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए, इन वीडियोस को आराम से रिवाइज करिए। हम एश्योर करते हैं कि हम मई से पहले आपका पूरा पॉलिटी का क्रैश कोर्स कंप्लीट करा देंगे।